हाँ जी नमस्कार। हम धातु अधातु पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री चल रही है अपनी। हम धातु अधातु पढ़ चुके हैं। पदार्थ के बारे में पढ़ लिया हमने। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। सभी में क्या क्या होता है विस्तार से जाना। आपने नहीं जाना तो पिछली क्लासें लीजिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज अम्ल क्षार, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार और नमक, नमक लवण। क्या? अम्ल क्षार और लवण। क्या स्टार्ट करेंगे? अम्ल क्षार और लवण। क्या स्टार्ट करेंगे? अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। ये आप सभी जानते हो। अम्ल क्षार के बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को है। अम्ल क्षार के बारे में बेसिक जानकारी आप सभी को है कि भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं, ठीक है जी, ये सही बात है। उसके बाद जो कड़वे होते हैं स्वाद में वो क्षार होते हैं। जो कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जी साहब, ये भी पता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्षार और क्षारक नाम सुना है। लवण आप सभी जानते ही हो, है ना। लवण आप सभी जानते ही हो। उसके बाद जो क्षार और क्षारक का जो अंतर होता है ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? क्षार और क्षारक, क्षार और क्षारक दोनों चीजें सुनी है हमने। क्षार और क्षारक दोनों चीजें सुनी है ना। जी हाँ सुनी है सर, सुनी है। तो क्षार और क्षारक में क्या अंतर है ये बताइए। सभी क्षार क्षारक हैं। क्या याद रखेंगे आप? सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो क्षारक, इसमें आप लिखना चाहें तो लिखने वाले लिख सकते हैं ऐसे, जो क्षारक, जो क्षारक, जो क्षारक जल में, जो क्षारक जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, होते हैं, उन्हें, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है साहब। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है। क्षारक तो होते ही हैं। जो क्षार है वो सभी क्षार क्षारक ही हैं, लेकिन विशेष रूप से हमको क्या पता होना चाहिए क्षार क्या है। क्षार वो है जो क्षारक जल में घुलनशील है, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां तक। उसके बाद चलते हैं थोड़ा और आगे। ये कुछ अम्ल हैं, महत्वपूर्ण अम्ल हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। इनके नाम आपको पता होना चाहिए रासायनिक सूत्रों के साथ, ठीक है। सबसे पहला है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या है फॉर्मूला? HCl। क्या है? HCl, ठीक है साहब। उसके बाद दूसरा कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4, H2SO4, ठीक है साहब। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। क्या है? HNO3। नाइट्रिक एसिड का क्या है? HNO3। उसके बाद है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3PO4, H3PO4, H3PO4 किसका है? फास्फोरिक एसिड का। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है? H2CO3, H2CO3। एक बार रिपीट करो सभी। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक
एसिड। H3PO4 फास्फोरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सभी याद हो गए आपको? एक बार और रिवीजन रिपीट कर लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे क्या है? क्षार। आगे क्या है? क्षार। ठीक है, क्षार हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्षार हैं। ये क्या है? कास्टिक सोडा है। क्या है? इसी का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, है ना, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? KOH। क्या है? KOH। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। CaO2H2, है ना, CaO2H2 मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अब चलते हैं आगे। अम्ल और क्षारक की परिभाषा। अम्ल और क्षार की परिभाषा। अम्ल और क्षार की परिभाषा। ठीक है, अम्ल और क्षार की परिभाषा ये क्या है? वे यौगिक, वे तत्व, वे यौगिक, सॉरी, है ना, वे यौगिक, वे यौगिक यहां लिखते हैं ना, वे यौगिक, वे यौगिक जो जल में, किसमें? जल में घुलकर, घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन, आयन देते हैं। H धनायन देते हैं। H धनायन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं साहब। कौन से कहलाते हैं? अम्ल। जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल हो गए। उसके बाद आ गए क्षारक। क्या आ गए? क्षार। उसके बाद आ गए साहब क्षार। वे यौगिक, कौन से यौगिक? वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक जो जल में, किसमें? जल में घुलकर, जल में घुलकर, घुलकर, जल में घुलकर क्या देते हैं? OH ऋणायन। क्या देते हैं? OH ऋणायन देते हैं। ऋणायन देते हैं, देते हैं। क्या कहलाते हैं? जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार और क्षारक का अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्षारक के अंदर आते हैं क्षार। क्षार वे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जल में घुल रहे हैं तो ये क्षारक की जगह क्या है? क्षार है। ठीक है, कौन से क्षार? क्षार कौन से हैं? जो जल में घुलकर OH ऋणायन दे रहे हैं। और अम्ल कौन से हैं? जो जल में घुलकर H+ आयन दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है? लिख लेना पॉज करके। हाँ जी, उसके बाद आती है बात सूचक की। किसकी बात आती है? सूचक की। सूचक क्या होता है? सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। क्या होता है? सूचना देने वाला। सूचक क्या है? सूचना देने वाला। जो हमें सूचना देता है वो क्या है? सूचक है। किसकी सूचना देता है? अम्ल या क्षार की उपस्थिति की। किसकी? अम्ल या क्षार की उपस्थिति की। ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई। सूचक क्या है? जो हमें, सूचक क्या है? इसको लिख ही लो, है ना। सूचक क्या है?
जो हमें अम्ल या क्षार की, है ना, उपस्थिति की सूचना देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं साहब। सूचक कौन कहलाते हैं? जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की क्या देते हैं? सूचना देते हैं साहब। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब आपको यह पता चल गया सूचक कौन होते हैं। जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद सूचक कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद क्या है? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? जो सूचक हैं, सही दिखाई दे रहा ना? जो सूचक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। है ना? प्राकृतिक और कृत्रिम। सूचक दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। अब प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आते हैं और कृत्रिम सूचक में कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस पत्र। पहला है लिटमस पत्र। पहला क्या है? लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र है ये लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लिचेन या लाइकेन, है ना? लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। लिचेन या लाइकेन, है ना? लिचेन या लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है क्या? लिटमस पत्र। ठीक है साहब। दूसरा प्राकृतिक सूचक किसको मानते हैं, किसको जानते हैं? हल्दी। दूसरा प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। अब इसमें हमें समझना क्या है वो हम समझेंगे 1 मिनट बाद में। उससे पहले हम देख लेते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक कौन से सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना? जैसे जो है लिचेन नाम के पौधे से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। ये कैसे रंग का प्राप्त होता है? ये बैंगनी रंग का प्राप्त होता है। कैसे रंग का प्राप्त होता है? बैंगनी रंग का, है ना? बैंगनी रंग का प्राप्त हो गया। ठीक है जी, यहां तक हो गया। उसके बाद हल्दी प्रकृति से प्राप्त होती है ना? हल्दी प्रकृति से प्राप्त होती है साहब, तो प्राकृतिक हो गई। उसके बाद है कृत्रिम वे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं प्रयोगशालाओं में, है ना? जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं वो कैसे सूचक होते हैं? कृत्रिम सूचक होते हैं। जैसे आपने झीलें पढ़ी हैं किसी ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, कहीं ना कहीं आपने जो झीलें पढ़ी होंगी, तो झीलें दो प्रकार की होती है ना, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। तो प्राकृतिक झीलें तो वो हैं जो प्रकृति ने बना के दी हैं, और कृत्रिम झीलें कौन सी हैं? जो मनुष्यों ने बनाई हैं, किसी राजा महाराजा ने बनाई हैं। वो कैसी हैं? कृत्रिम। तो ऐसे ही जो सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं प्राकृतिक, और जो सूचक हम आदमियों द्वारा बनाए, मनुष्यों द्वारा बनाए जा रहे हैं, किसी प्रयोगशाला में बनाए जा रहे हैं, तो वो कैसे हैं? कृत्रिम। कृत्रिम सूचक में भी हम दो सूचकों को जानते हैं। पहला है मेथिल ऑरेंज। पहला कौन सा है? मेथिल ऑरेंज। उसके बाद ये केमिकल एक है ना। उसके बाद दूसरा कौन सा है? फिनोफ्थेलिन। मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, दो हैं। ठीक है साहब। अब ये जान लिया हमने 4 सूचक। यहां तक हमने लिख भी लिया, जो लिखना है वो लिख लो, यहां तक जो लिखना है वो लिख लो। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी रह गई है, उसको करते हैं ना। रोक के लिख लेना वीडियो को, आप ऐसे मत समझना कि मिटा दिया सर। वीडियो को रोक के पॉज करके उसके बाद लिख लेना, उसके बाद पुनः स्टार्ट कर देना, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद हम जानते हैं इन सूचकों का काम। ठीक है? सूचकों का काम क्या है इनका?
उपस्थिति बताना, किसकी, अम्ल की या क्षार की। किसी विलयन में अम्ल है या क्षार है, इसकी उपस्थिति, है ना। पहले क्या था, हमको ये बताया गया कि भाई अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। तो हम हर किसी को टेस्ट करके तो देख नहीं सकते कि जो प्रयोगशाला होती है उसमें तो मतलब बहुत सारे केमिकल होते हैं ना, तो हम सभी को टेस्ट करके तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए होते हैं सूचक, उनका पता लगाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला सूचक लिया हमने लिटमस पत्र। क्या लिया? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र लिया। लिटमस पत्र की मैंने पिछली क्लास में आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी ना। ट्रिक क्या थी? अनिल, अनिल कपूर, है ना, पत्नी का नाम छालनी कपूर, छालनी, छालनी कपूर, यही बताई थी। अनिल कपूर की पत्नी का नाम क्या है? छालनी कपूर, ठीक है। ये दो बातें आपको पता है। तो अम्ल है, अगर किसी विलयन में अम्ल है ना, उसकी स्थिति कैसे पता चलेगी? किसी विलयन में हम लिटमस पत्र को लेके जाएंगे, ठीक है। अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। अम्ल नीले को लाल, सॉरी सॉरी सॉरी, अम्ल का पता कैसे चलेगा? लिटमस पत्र को का कलर चेंज होगा। चेंज किसका कलर होगा? लिटमस पत्र का कलर चेंज होगा। जैसे एक ये गिलास है ना, ये गिलास है, इस गिलास में एसिड है, क्या है हमें नहीं पता क्या है, इस गिलास में कुछ है, ठीक है, इस गिलास में कुछ है। हमने लिया लिटमस पत्र, ठीक है, हमने लिया लिटमस पत्र। लिटमस पत्र कैसे कलर का होता है? बैंगनी रंग का होता है, ये आपको पता ही है। हमने लिया लिटमस पत्र। अगर लिटमस पत्र का जो रंग है, लिटमस पत्र का जो रंग है, जैसे हमने ये लिटमस पत्र लिया, इसमें बैंगनी कलर का, इसमें कुछ भरा हुआ था, हमने लिया लिटमस पत्र, ये ले लिया, ये हमने अंदर डुबो दिया इसमें, है ना, लिटमस पत्र डुबो दिया। उसके बाद क्या होता है, जो लिटमस पत्र है उसका कलर ऐसा हो जाता है, इतना जितना वो उसके अंदर डूबा हुआ है, विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसका कलर कैसा हो जाता है? ऐसा। अब ये जो लिटमस पत्र है उसका कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। तो इसमें क्या है? अम्ल है, क्योंकि अम्ल नीले को कैसा कर रहा है? लाल। अम्ल नीले को क्या कर रहा है? लाल। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? तो इसमें क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। क्लियर हो गई? उसके बाद दूसरी स्थिति है क्षार की। अनिल से भी याद रह जाएगा, अम्ल नीले को क्या करता है? लाल। उसके बाद छालनी, क्षार में क्या होता है? क्षार में डुबोने पर लाल लिटमस कैसा हो जाता है? नीला। लाल कैसा हो जाता है? नीला। ठीक है सब, लाल नीला हो जाता है। अब ये दोबारा से ले लिया हमने, दोबारा से ले लिया, ठीक है साहब, इसमें भर दिया विलियन। विलियन है, इसमें सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है साहब। उसके बाद इसमें हमने लाल लिटमस पत्र डुबाया। कैसा लिटमस पत्र डुबाया? लाल लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का कलर कैसा है? लाल। आप क्या बोलोगे? लाल है सर। लाल लिटमस पत्र हमने इसमें डुबाया, तो ये लाल लिटमस पत्र का कलर कैसा हो गया? आप बोलोगे सर नीला। लाल को कैसा कर देता है? नीला। तो ये लाल था, ये कैसा हो गया? नीला। लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया? अभी नीला हो गया सर। तो क्या है इसमें? तो इसमें क्या है? क्षार। छालनी, लाल को नीला कर देता है क्षार। ठीक है, पता चल गया आपको? ठीक है साहब। अब लिटमस पत्र को करते हैं दी एंड। इन दोनों चीजों को लिख लेना, और क्षार का क्या कर रहा था, अम्ल क्या कर रहा था, ये समझ लेना, कब अम्ल था कब क्षार था, और लिख लेना, है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे की, बात करते हैं हल्दी की। किसकी? हल्दी की। अब क्या ले ली हमने यहां? हल्दी। हल्दी ले ली, हल्दी ले ली, ले ली सर, हल्दी ले ली। हल्दी को याद कैसे रख सकते हैं हम? हल्दी को याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे आप एक काम करना, हल्दी का आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप एक काम करना, सफेद कलर की कोई शर्ट लेना अपनी, है ना, सफेद कलर की कोई शर्ट लेना, और सफेद कलर की शर्ट पे क्या है? सब्जी का दाग लगा देना एक। ठीक है, किसका दाग लगा देना? सब्जी का दाग।
उसको साबुन से धो देना। ठीक है, उसको साबुन से धो देना, साबुन से धो देना या डिटर्जेंट से धो देना। जैसे ही आप उसको साबुन या डिटर्जेंट से धो दोगे तो वो जो वो सब्जी का दाग था, पीला था ना, वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो हमारी जो डिटर्जेंट और साबुन है कपड़े धोने के, उनमें कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय। कौन सी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो हमने हल्दी ली, हल्दी कपड़े पे लगा दी। हल्दी कहाँ लगा दी? कपड़े पे लगा दी, मतलब सब्जी का दाग लगा दिया, उसमें हल्दी होती है तो हल्दी लगा दी। कपड़े पे लगा दी हल्दी, कपड़े पे क्या लगा दी? हल्दी। हल्दी लगा दी, हल्दी को धो दिया। क्या कर दिया? धो दिया। धोने पर वो हल्दी कलर कैसा हो गया? लाल, लाल हो गया। धोया किससे था? क्षार से। किससे धोया था? क्षार से। तो क्षार, अगर हम हल्दी को क्षार से मिलाएं, हल्दी को क्षार से मिलाएं तो कैसा कलर मिलता है? लाल। अगर हम हल्दी को क्षार से मिलाएं तो कैसा मिलता है? लाल। अगर हम हल्दी को बेस से, क्षार से मिलाएं तो कैसा मिलता है? लाल। ठीक है जी, ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हल्दी को अगर अम्ल से मिलाएं, किससे मिलाएं? अम्ल से। अम्ल से मिलाएं तो कैसा कलर होगा? येलो। कैसा होगा? येलो। मतलब वो अपने ही रूप में रहेगी। हल्दी येलो होती है ना, तो वो येलो रहेगी। ठीक है, पीला। अगर अम्ल से मिलेगा तो पीला हल्दी, उसके बाद क्षार से मिलेगा तो लाल। याद रखने का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता दी, इसको आप करके देख लेना, जिंदगी भर याद रहेगा। महंगी सी शर्ट लेना, जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, हल्दी का समझ में आ गया? हल्दी कैसे कैसे पता चलाती है, सूचक है, कैसे कैसे सूचना देती है। साबन का कैसे पता चल गया हमको कि साबन है, जो जो साबन और जो वो है डिटर्जेंट, वो क्षार है, क्षार है। कैसे पता चला हमको? क्योंकि हल्दी में, उस हल्दी के जो दाग पे जब उसको रगड़ा तो क्या बन गया? लाल बन गया। तो हल्दी किसके संपर्क में जाके लाल बनती है? क्षार के। तो लाल बना तो क्षार है, और अगर हल्दी पीली ही रहती है तो क्या? अम्ल है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद लेते हैं हम मेथिल ऑरेंज। क्या लेते हैं? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का क्या होता है? अगर मेथिल ऑरेंज को, अगर मेथिल ऑरेंज को, अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में मिलाएंगे, किसमें? अम्ल में मिलाएंगे। अम्ल में मिलाएंगे तो इसका जो मेथिल ऑरेंज है, इसका कलर कैसा हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा? लाल गुलाबी। कैसा? लाल गुलाबी। कैसा हो जाएगा? लाल गुलाबी। ठीक है, और अगर इसको बेस क्षार से मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला। ठीक है, क्षार का कलर नहीं बदलेगा, बदलेगा मेथिल ऑरेंज का कलर। ठीक है, इसका बेसिक कलर क्या है? मेथिल ऑरेंज है, ऑरेंज ही कलर है। ठीक है, अगर इसको हम अम्ल से मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल गुलाबी हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको क्षार से मिला देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का? ठीक है सर। उसके बाद लेते हैं फिनोफ्थेलीन। क्या लेते हैं? फिनोफ्थेलीन। सबसे पहली बात, जो बेसिक रंग होता है ना, लिटमस पत्र का बेसिक रंग क्या है? बैंगनी। क्या है? बैंगनी है। ठीक है जी। हल्दी का पीला है ना, बेसिक रंग है जो। इसका क्या है? ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज का क्या है? ऑरेंज है। उसके बाद फिनोफ्थेलीन का बेसिक रंग क्या है? रंगहीन। क्या है? रंगहीन है। इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। फिनोफ्थेलीन है जो रंगहीन होता है। ठीक है, कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर ये रंगहीन है और इसको हमने मिला दिया अम्ल से, किससे? अम्ल से। अम्ल से मिला दिया अगर फिनोफ्थेलीन को, तो फिनोफ्थेलीन का कलर कैसा हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंगहीन ही रहेगा। उसके बाद अगर इसको हमने क्षार से मिला दिया, किससे मिला दिया? क्षार से। अगर फिनोफ्थेलीन को क्षार से मिला दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा जी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी। क्योंकि जो फिनोफ्थेलीन है इसको किससे प्यार है? क्षार से। फिनोफ्थेलीन को किससे प्यार है? क्षार से। फिनोफ्थेलीन क्षार को देख के कैसा हो जाती है? गुलाबी हो जाती है। तो इसको क्या है? इससे प्रेम है। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लेना ऐसे। फिनोफ्थेलीन का प्यार किससे है? क्षार से। क्षार से प्यार है तो क्षार को देख के क्या हो जाएगी? गुलाबी हो जाएगी जी। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे चलो।
सूचकों से निकलो, अगले सूचक देखो। अगले सूचक है गंधीय सूचक। वो कैसे सूचक थे? वर्णीय सूचक या रंगीय सूचक, है ना। रंग परिवर्तित कर रहे थे, वो सूचना दे रहे थे। रंग अपने आप का रंग परिवर्तन करके क्या दे रहे थे? सूचना दे रहे थे। तो वो कैसे सूचक हो गए? रंगीय सूचक हो गए साहब, वर्णीय सूचक हो गए। ये कैसे सूचक है? गंधीय सूचक। कैसे सूचक? गंधीय सूचक। ठीक है साहब, गंधीय सूचक हो गए। क्यों? अगर इनको हम अम्ल या क्षार से डुबोएं, अम्ल या क्षार में डुबोएं, अम्ल या क्षार से मिलाएं, तो इनकी गंध परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी गंध परिवर्तित हो जाती है। अब गंध को ऐसे हम बता नहीं सकते, मतलब ऐसे कैसे, वो तो सूंघ के पता चलेगा। तो इसलिए आपको केवल नाम पता होना चाहिए। गंधीय सूचक कौन कौन से हैं? गंधीय सूचक साहब हम 3 पढ़ते हैं, प्याज, लौंग और वेनिला। प्याज, लौंग और वेनिला। प्याज आप सभी ने देखी है, प्याज आप सभी ने देखी है, प्याज आप सभी ने देखी है। लौंग आप सभी ने देखी है, लौंग चाय में डाल के पी लेते हैं। प्याज आप सब्जी में खाते ही हैं, उसके बाद सलाद में खाते हैं, ये आपने देखी है। उसके बाद ये है वेनिला, ये है वेनिला, ये अमेरिकी है, अमेरिकी पादप है वेनिला साहब, हम इतना ही जानते हैं इसके बारे में। ये इसका चित्र रहा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं आगे, अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है जी, अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब जैसे हम एक लेते हैं सोडियम, है ना, सोडियम धातु ले ली हमने, है ना। सोडियम धातु की अम्ल से अभिक्रिया करा दी, ठीक है। HCl ले लिया, अम्ल, इसकी अभिक्रिया करा दी, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी तो क्या बना? अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी तो क्या बना? NaCl लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन गैस, ठीक है साहब। उसके बाद NaOH कास्टिक सोडा है, इसका मतलब क्षार है, क्षार है, ये क्षार है। ये क्या है? अम्ल है ना। यहाँ अम्ल की क्रिया कराई थी, यहाँ क्षार की है। यह है जिंक, जिंक क्या है? धातु है साहब, ठीक है। जिंक क्या है? धातु। अगर धातु से अभिक्रिया कराई तो क्या बना? Na2ZnO2, है ना, धात्विक ऑक्साइड हो गया Na2ZnO2, ठीक है साहब। उसके बाद गैस कौन सी मुक्त हुई? हाइड्रोजन। कौन सी गैस मुक्त हुई? हाइड्रोजन। आगे देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां से प्रश्न ऐसे बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऑप्शन दे देगा आपको 4। प्रश्न बनेगा साहब, उदासीनीकरण, क्वेश्चन लिखो इसको, चल, उदासीनीकरण, उदासीनी एक बार लिख दिया ना, उदासीनीकरण करण अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे देगा साहब, ए दे दिया धातु, क्या? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या? अभिक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपको, अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है साहब, अभिक्रिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 दे दिया आपको, ऑप्शन नंबर 3 दे दिया साहब, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। अब बताओ साहब, ऑप्शन नंबर 4 दे दिया आपको, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। अब बताओ साहब, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है?
फटाफट से आंसर लिखो। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, अम्ल की क्षार के साथ क्या, लास्ट में है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब बताओ साहब कौन सा उत्तर है इसका, अब बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो, पॉज करके कमेंट कर देना, हम आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज करके कमेंट कर देना, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर है अम्ल की किसकी, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण। अब लवण शुरू में हमने देखा था ना, तो वो लवण क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है क्या, लवण, प्लस में जल, लवण और जल बनते हैं साहब। अब इसमें हमको ये नहीं जानना क्या बनता है क्या नहीं बनता है, इसमें ये जानना है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं। अम्ल की क्षार के साथ जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, तो उसका उपचार कैसे करते हैं हम, कोई क्षारक लेके। ठीक है, क्षार लेके, है ना, क्षार से करते हैं उसका उपचार। ठीक है साहब, वो क्या होता है, उदासीनीकरण हो जाता है, हमारे अम्लता बढ़ रही थी, हमने क्षार ले लिया, उदासीनीकरण हो गया। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल व क्षारक दिए हुए हैं, उनके पीएच मान हमको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले है HCl, क्या है, HCl। HCl का पीएच मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। उसके बाद पेट के अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 1। पेट में HCl ही होता है ना। उसके बाद है नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। उसके बाद है सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। संतरा का पीएच मान कितना होता है, 3.5। सोडा का, नींबू का, अंगूर का क्या होता है, 4। सोडा का और अंगूर का क्या होता है, 4। उसके बाद खट्टे दूध का क्या होता है, 4.5, 4.5। ताजा दूध का क्या होता है, 5। जिस दूध में थोड़ी खटास आ जाती है, जिस दूध में थोड़ी खटास आ जाती है, उसका पीएच मान क्या होता है, 4.5, और ताजा दूध का 5। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6 से 8। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है ना। मानव लार का 6 से 8, 6 से 8, तो ये अम्ल में भी आएगी, क्षार में भी आएगी। देखो, क्योंकि पीएच स्केल मैंने आपको बता ही दिया है ना, पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है। थोड़ा और बता देता हूं पीएच स्केल के बारे में, पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत बता दूंगा, है ना। रक्त प्लाज्मा का मान कितना होता है, रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसका मान कितना होता है, 7.4। अंडे की सफेदी का पीएच 8। उसके बाद सागर के पानी का पीएच 8। उसके बाद बेकिंग सोडा का पीएच 9। प्रति अम्ल का, एंटी एसिड का 10। अमोनिया के पानी का 11। नींबू के पानी का 12। नाली क्लीनर का 13। कास्टिक सोडा का, NaOH का 14। ठीक है, अब जान लेते हैं पीएच उसके बारे में, जो क्या है वो पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में हम जानने के लिए कुछ है नहीं, सीधा सा है, मैंने कई बार बता दिया आपको। 0 से लिया 14, ठीक है, यहां डंडा डाल दिया 7 पे, किस पे, 7 पे, है ना। 7 पे डंडा डाल दिया, एक डंडा डाल दिया यहाँ डाल दिया साहब 3.5 पे, कितने पे, 3.5 पे। यहाँ डाल दिया साहब 10.5 पे, 10.5। ठीक है, क्लियर। जिस चीज का पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन। ठीक है, जिसका भी पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल को बोलते हैं हम उदासीन, उसका पीएच होता 7। उसके बाद जिस चीज का मान 7 से 0 तक होगा उसको क्या बोलेंगे, अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल। अम्ल बोल देंगे।
जिस चीज का पीएच मान 7 से 14 तक होगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्षार। क्या बोल देंगे? क्षार। यहां तक क्लियर है? 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा 14 तक क्षार। अब इसमें भी दो श्रेणियां हैं। जिस चीज का पीएच मान 7 से 3.5 के बीच में होगा वो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। कैसा अम्ल? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल होगा, है ना। ज्यादा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल कौन सा होगा? 3.5 से 0 के बीच में जिसका मान होगा वो क्या होगा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। ठीक है, ये क्लियर है? दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्लियर है? अगर आपको साफ दिखाई ना दे तो इसको कलर को चेंज कर लेता हूं, है ना। उसके बाद है क्षार। क्षार में इसमें भी दो कैटेगरी हैं। जिसका 7 से 10.5 तक होगा वो कैसा होगा? वो होगा दुर्बल क्षार। कैसा क्षार? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। उसके बाद जिसका 10.5 से 14 होगा वो होगा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। एग्जाम्पल के लिए प्रबल अम्ल में HCl याद रख लेना और प्रबल क्षार में NaOH याद रख लेना। ठीक है जी, ये दोनों चीजें क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनमें कौन सी चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है अंगूर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्कट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्कट्रिक अम्ल। ठीक है साहब। उसके बाद आंसुओं में, टीयर्स में कौन सा पाया जाता है? सियालिक एसिड। कौन सा एसिड? सियालिक एसिड। सियालिक अम्ल। उसके बाद है सेब, एप्पल। एप्पल में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। उसके बाद है कच्चे आम में, कच्चे आम में, रॉ मैंगो में क्या पाया जाता है? कच्चे आम में और खट्टे दूध में, जिसका पीएच मान हम 4.5 पढ़ रहे थे ना, जिस दूध का, उस दूध की बात चल रही है ना। उस दूध में और कच्चे आम में कौन क्या पाया जाता है? सीट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सीट्रिक एसिड। उसके बाद जो शुद्ध दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड। शुद्ध में कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। उसके बाद इमली में टार्क्टिक एसिड। कौन सा? टार्क्टिक एसिड। उसके बाद चींटियों में, चींटियों के डंक में, है ना, बिच्छू के डंक में, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं आगे। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। दूध में भी यही होता है। पालक में, पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये कहां पाया जाता है? आमाशय में। पेट का अम्ल था ना वो है HCl। ठीक है साहब, इसका पीएच मान 1 बताया था हमने, है ना, प्रबल अम्ल है ये। उसके बाद सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। उसके बाद यूरिन, मूत्र में, मूत्र में कौन सा है? ग्लूटेमिक अम्ल। ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, यहां तक ही था। अम्ल, क्षार, लवण अपने होते हैं क्लियर। सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।